बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में ओएसपी कहा जाता है, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो हार्डवेयर आपके मोबाइल फ़ोन में भी हो सकता है, वो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में भी हो सकता है, वो आपके नेविगेशन सिस्टम में हो सकता है, वो आपकी एटीएम मशीन में हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इसलिए है कि अगर आपके पास कंप्यूटर का हार्डवेयर मौजूद है और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मौजूद, तो आपका वो हार्डवेयर, वो कंप्यूटर, वो एटीएम मशीन में मौजूद हार्डवेयर, वो मोबाइल फ़ोन में मौजूद हार्डवेयर काम के काबिल नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास रोल अदा करता है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान, उसके हार्डवेयर के दरमियान। इट इज़ एन एक्चुअली an interface between user and computer. It is an intermediate software that interacts between computer and user. आप यूज़र हैं, आपका कंप्यूटर है, इन दोनों के दरमियान में एक सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, उसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर में तमाम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्ले कर सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं, कोई भी वीडियो ऑडियो प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन भी कर रहा होता है तमाम एक्टिविटीज़ की। जितने भी रिसोर्सेज हैं, सीपीयू है, रैम है, प्रिंटर है, स्पीकर है, इन सब के लोकेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नॉर्मली कौन सा है जो हर एक जानता है? कंप्यूटर्स में जो मौजूद है वो हमारे पास विंडोज़ सबसे ज़्यादा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, उनका बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो आप घरों में यूज़ करते हैं, जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, जिसका जिक्र आगे आएगा और हम करेंगे इंशाल्लाह इस पर पूरी डिटेल में बात। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसकी कुछ टास्क हैं जो ये परफॉर्म करता है, और वो बहुत ही बुनियादी टास्क, बहुत बेसिक टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम जो टास्क परफॉर्म करता है, उसमें सबसे पहला टास्क अगर हम देखें तो वो है लोडिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनटू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है, हम पहले ही जानते हैं, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, पिछली किताबों में हम पढ़ चुके हैं कि रैम हमारे पास मेन मेमोरी कहला रही है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गेम, वीडियो गेम्स आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर चलना है तो इसने लोड होना है मेन मेमोरी में, और इसको लोड करवाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो आपके कंप्यूटर में लगा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ मेमोरी। मेमोरी में कितने ऑपरेशंस हो रहे होते हैं? मेमोरी में हमारे पास डेटा डिलीट भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है। ये सारा डेटा हमारे पास कंट्रोल करना मांगता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। अगर ये सब कुछ टाइम पे कंट्रोल ना हो तो हमारे पूरे कंप्यूटर में बिगाड़ पैदा हो सकता है। आप प्ले कुछ करना चाह रहे होंगे, प्ले कुछ हो रहा होगा,
इसी तरह इसके बाद हमारे पास आता है मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स, मैनेजमेंट, आप जब एक चीज़ को मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं तो वहाँ पे आसानियाँ पैदा होती हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को मिसाल इसी तरह देता हूँ कि अगर एक क्लासरूम में मैनेजमेंट कोई ना हो और सब चेयर इसी तरह पड़ी हो और हर एक चेयर पे नंबरिंग हुई हो, तो वहाँ पे अगर वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छे क्यू में एक लाइन की तरतीब में नहीं रखे गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखे गए, तो क्या होगा? 100 कुर्सियाँ आ जाएंगी पूरे रूम में। जब आपको कहा जाएगा कि इसमें से चेयर नंबर 40 और 45 निकाल के लाएं, तो पता नहीं 40 100 के नीचे होगी और 45 कहीं 37 और 60 चेयर्स के नीचे होगी, तो क्या होगा? उसको निकालने में दिक्कत होगी। इसी तरह हमारे पास जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, इसको ख़ास तरीके से मैनेज किया जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, वो इसी तरह पड़ेगी, नहीं। इसकी मैनेजमेंट के लिए पूरी एक तरतीब होती है और इसकी मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ये टास्क परफॉर्म करेगा। इसी तरह आपके पास मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनके ऑपरेशंस हैं। इनपुट डिवाइस में आपके पास माउस है, कीबोर्ड है, आउटपुट में आपके स्क्रीन है, स्पीकर है, प्रिंटर है। आप प्रिंट देते हैं एक फ़ाइल का, वही फ़ाइल प्रिंट होती है, उसके पेज नंबर आप देते हैं 1, वही पेज प्रिंट होता है। ये ऑपरेशन है आउटपुट डिवाइस का। अब वही पेज प्रिंट होता है, इसके अलावा दूसरा पेज प्रिंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि पेज नंबर 1 को प्रिंट करें। पेज 2, 3, 4, 5 सारे मौजूद हैं, लेकिन पेज 1 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट है इसमें, इसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, इसको मैनेज भी किया जा रहा है कि 1 को पहले प्रिंट करना है, फिर 2 को करना है, फिर 3 को करना है, 4 को करना है, 5 को करना है, इस तरह सो ऑन। तो वो एक तरतीब में सब कुछ आ रहा है। जो उनकी सेंटेंसेस थी, जो उनकी लिखाई थी, जो उनकी लाइंस थी, वो भी तरतीब से आ रही हैं, कोई बिगाड़ पैदा नहीं हो रही। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है। इसी तरह इट अलाउज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है? एक टाइम पे बहुत सारे टास्क ओपन कर देते हैं। आप एक ही टाइम पे टाइपिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ में आपने कोई कुरान की रिसाइटेशन भी लगाई हुई है और आप कुरान की तिलावत भी सुन रहे हैं, साथ साथ में टाइपिंग भी कर रहे हैं, या कोई नात सुन रहे हैं और साथ साथ में टाइपिंग भी कर रहे हैं, कोई ऑडियो सुन रहे हैं, साथ साथ में टाइपिंग भी कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, साथ में कोई बैक में डाउनलोडिंग भी हो रही है। ये मल्टीटास्क हो रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेशंस में बहुत सारे यूज़र्स एक सर्वर से कनेक्ट हुए होते हैं, वहाँ पे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सबको जो है ना उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अगर यूज़र 1 ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी है तो उसको रिस्पांस दे रहा है, इसी तरह यूज़र 2 को साथ में रिस्पांस, यूज़र 2 को उसके रिक्वेस्ट का रिस्पांस दे रहा है, यूज़र 3 आ रहा है, उसका रिस्पांस उसके क्यूरी का, उसके रिक्वेस्ट का रिस्पांस उसी को जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि यूज़र 1 का यूज़र 2 को रिस्पांस जा रहा हो, यूज़र 2 जो रिक्वेस्ट कर रहा हो उसका रिस्पांस यूज़र 3 को चला जाए। ये तमाम नेटवर्क ऑपरेशंस को कंट्रोल भी कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह हमारे पास हार्डवेयर फेलियर है। बाज़ बार हमारे कंप्यूटर्स में कोई हार्डवेयर फेल हो जाता है तो बीप का साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह आप यूएसबी लगाते हैं, आप वो अनप्लग करते हैं तो वो आपको बता देता है। ये सारी डिटेक्शंस जो हैं
हार्डवेयर्स की, इसके फेलियर की, ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं। लास्ट में है प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सबको मालूम है सबसे आसान जो सबकी नज़र में है, एक आम यूज़र भी अगर देखे तो हम यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के अंदर ही हम दे रहे हैं सब कुछ। जब हम विंडोज़ के अंदर दे रहे हैं तो ये हमारे पास कौन प्रोवाइड कर रहा है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितनी भी टास्क हैं जो कि मेन रोल अदा करते हैं किसी भी कंप्यूटर में, वो परफॉर्म हो रहे हैं किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। सो हमारे पास टोटल जो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, इट लोड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनटू मेन मेमोरी। मैंने कहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गेम वगैरह पहले रैम में जाती है, फिर उसके बाद आपके पास नज़र आती है आपको सब कुछ। इसी तरह ऑपरेशन जितने भी मेमोरी के हैं, चाहे वो रीड राइट ऑपरेशन हैं, सारे कंट्रोल किए जा रहे हैं। इसी तरह फाइल मैनेजमेंट है, फोल्डर की मैनेजमेंट है, ठीक है, इसके नाम, इसकी सारी जितने भी ऑपरेशन हैं वो सारे मैनेज किए जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जितने भी ऑपरेशन हैं, आपका माउस कीबोर्ड सारे जो है ना ये मैनेज किए जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। मल्टीटास्किंग अलाउ है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अलाउ किया, उसके ज़रिए हो रही है। नेटवर्क ऑपरेशन हो रहे हैं, ये भी परफॉर्म किए जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। हार्डवेयर फेलियर है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिटेक्ट करके दे रहा है। सिक्योरिटी यूज़र ने। अब इसके बाद अगर हम बात करें कुछ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसमें हमारे पास आता है विंडोज, डॉस, लाइनक्स। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हम जिक्र करेंगे उसमें सबसे पहला है डॉस, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरे का पूरा एक ही डिस्क पे आ जाता है, एक ही डिस्क में आ जाता है, एक पूरे डिस्क की स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। 1970s में ये डेवलप हुआ माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए, और CLI मोड में ये काम करता है। CLI मोड कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस ये वो इंटरफेस होता है कि जिसमें हम अपना हर काम, चाहे वो इंस्टॉलेशन है, अनइंस्टॉलेशन है, फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है, कोई डायरेक्टरी बनानी है, कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है, कोई फाइल ओपन करनी है, ये तमाम एक्टिविटीज़, ये तमाम काम किए जाते हैं कमांड्स इंटर करके। और वो कमांड्स एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, ख़ास सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती है यूज़र्स को, वो यही होती है कि बहुत सारी कमांड्स को याद करना होता है, जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ब्लैक स्क्रीन होती है, आपको कमांड एंटर करनी पड़ती है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक फ़ाइल ओपन करनी है तो भी आपने कमांड टाइप करनी है, और इन तमाम कमांड्स को याद करना होगा ताकि आप उसे ऑपरेट कर सकें। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, एक वक्त पे एक ही यूज़र काम करता है। यहाँ पे जिस डिस्क की बात की जा रही है, जिसमें पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो उस दौर की फ्लॉपी डिस्क होती है, जो कि बहुत ही छोटी कैपेसिटी, बहुत कम स्पेस होती है एक फ्लॉपी डिस्क की। इसमें पूरे का पूरा डॉस आ जाएगा, पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, जिसकी वजह से इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। सिंगल टास्क परफॉर्म, एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, इसमें मल्टीटास्किंग इसमें अलाउ नहीं थी, और एक यूज़र एक ही वक्त पे इसमें सिंगल यूज़र काम कर सकता था। यूज़र फ्रेंडली नहीं था, यानी आपको बहुत सारी कमांड्स याद करनी पड़ती थी, इसी वजह से इसको यूज़र फ्रेंडली तस्वर नहीं किया। Very difficult for the users who are new in learning computers. If they are using the DOS and learning how to operate the computer through DOS,
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट। सो इसीलिए हम आजकल डॉस यूज़ नहीं, इसको रिप्लेस किया गया विंडोज़ से। डॉस की कुछ कमांड्स जिसका आगे जिक्र आएगा, तफसील में आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा वो क्या काम करता हूँ। जो विंडोज़ है उसने रिप्लेस किया डॉस को 90s में, विंडोज़ आ गई। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसमें हमें किसी तरह की ज़रूरत नहीं होती कमांड्स को एंटर करने के लिए। इसमें जितने भी काम किए जाते हैं, आइकन्स को प्रेस किया जाता है, आइकन्स होते हैं, पॉइंटर होता है, माउस यूज़ होता है, कीबोर्ड यूज़ होता है। इसी तरह स्क्रीन में डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं, बटन्स मौजूद होते हैं, इमेजेस मौजूद होती हैं। आपने कोई फ़ोल्डर ओपन करना है, उसी डिज़ाइन का उसी छोटी इमेज एक फ़ोल्डर जैसी मौजूद होती है, जो कि आपको ये बता रही होती है उस आइकन के ज़रिए, उस इमेज के ज़रिए कि ये फ़ोल्डर। इसी तरह विंडोज़ यूज़र फ्रेंडली है, डॉस यूज़र फ्रेंडली नहीं था। विंडोज़ मल्टीटास्किंग पॉसिबल है, इसमें मल्टी यूज़र पॉसिबल नहीं है। विंडोज़ में एक टाइम पे एक ही यूज़र काम कर रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट की ये प्रोडक्ट है विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया था और आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, जो घरों में भी यूज़ होता है, ऑफिस में भी यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पास कमांड्स को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, कमांड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें आइकन को प्रेस करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है, डबल क्लिक करना पड़ता है और हमारे पास ओपन हो रही होती है, इंस्टॉलेशन हो रही है। इसके डिफरेंट वर्जन्स आए, 95 में वर्जन आया, विंडोज़ 95 चला गया, 98 आया, विंडोज़ 98, विंडोज़ मिलेनियम आया, विंडोज़ XP आया, विंडोज़ विस्टा आया, फिर उसके बाद विंडोज़ 7 आया और आजकल विंडोज़ 10 को बहुत ज़्यादा नाम मिला हुआ है। हमारे पास इन डिफरेंट विंडोज़ का इंस्टॉलेशन के बाद जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो डिफरेंट होती है। कुछ MBs में होते थे, करते करते आजकल GBs में आ गए। इसके बाद हमारे पास अगली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैक। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल ने डेवलप किया। ज़्यादातर एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, एप्पल के कंप्यूटर्स पे, एप्पल की हार्डवेयर्स पे इंस्टॉल की जाती है, जैसे iMac, मैकबुक। यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं वो मैक। सबसे लेटेस्ट जो इसका वर्जन है वो हाई सीरा है, जो 2017 में रिलीज़ किया गया। सिक्योरिटी वाइज हाईली सिक्योर है, विंडोज़ से ज़्यादा हाईली सिक्योर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स बहुत ही कम आती हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, GUI मोड में काम करता है, लेकिन विंडोज़ जैसा ज़्यादा पॉपुलर नहीं। विंडोज़ अपने यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट की वजह से ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो है यूनिक्स। यूनिक्स हमारे पास मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक, विंडोज़, डॉस जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सारे सिंगल यूज़र थे। यहाँ पर हमारे पास यूनिक्स मल्टी यूज़र है, यानी एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र से काम परफॉर्म कर रहे थे। 1970s में बेल लेबॉर्ट्रीज में डेनिस रिची और केन थॉमसन ने इसे डेवलप किया। सी लैंग्वेज
सी लैंग्वेज में ही डेवलप किया गया है। सिक्योरिटी बहुत हाई है, वायरसेस और मालवेयर्स का अटैक्स बहुत कम होते हैं इसमें। लेकिन ये घरों में, ऑफिस में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे एक नेटवर्क है जिसमें सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, वहाँ पे यूनिक्स को इंस्टॉल किया जाता है और तमाम कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए यूनिक्स को यूज़ किया जाता है। यूनिक्स में हमारे पास CLI मोड और GUI मोड दोनों मौजूद हैं, लेकिन इसका CLI मोड ही ज़्यादातर प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है। यूफोन, टेलेनॉर, TTCL, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इसमें हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल किया जाता है। विंडोज़ को सीखना आसान, उसको यूज़ करना आसान, यूज़र फ्रेंडली। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को आसान, डॉस को भी आसान, लेकिन यूनिक्स को हर शख्स आसानी से यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए ज़्यादा स्किल चाहिए होती है और टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास यूनिक्स CLI मोड में ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू GUI। आप देख रहे हैं कि हमारे पास डॉस की कुछ कमांड्स हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें सबसे पहली कमांड है dir। ये कमांड यूज़ की जाती है किसी भी फाइल्स और सब डायरेक्टरीज। चूँकि डॉस में फ़ोल्डर को डायरेक्टरीज कहा गया है, तो फ़ोल्डर के अंदर दूसरे जो फ़ोल्डर होते हैं उनको सब डायरेक्टरीज कहा जाता है। तो किसी भी डायरेक्टरी यानी फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स और सब डायरेक्टरीज को अगर आपने देखना है तो ऐसा नज़र नहीं आता जैसे विंडोज़ में होता है। बाज़ इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि उसके डिस्प्ले पे आ जाती है। तो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं इस इमेज में कि जहाँ पे dir लिखा गया है, जैसे ही हमने dir लिखा, इंटर दबाया, तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। डायरेक्टरी ऑफ C, इस C की जो ड्राइव है उसमें हमारे पास ड्राइव है, उसमें हमारे पास ये मौजूद हैं। यानी 7/14/2009 को एक फ़ाइल बनी जो कि 8:20 AM पर बनी, उसमें डायरेक्टरी है पर ब्लॉग्स। इसी तरह 2/22/2020 को बनी dir डायरेक्टरी है प्रोग्राम फाइल्स की। इसी तरह एक और है डायरेक्टरी प्रोग्राम फाइल्स x86, यूज़र्स, विंडोज़। यहाँ पे फाइल्स की तादाद 0, यहाँ पे डायरेक्टरीज 5 हैं, यहाँ पे हमारे पास जो बाइट्स हैं वो इतने हैं, फ्री। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास विंडोज़ के अंदर जब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और रन पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास अगर हम लिखते हैं cmd जो कि कमांड की एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हम इंटर दबाते हैं तो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाती है। वो हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन होती है जहाँ पे हम डॉस के मुख्तलिफ कमांड्स को परफॉर्म करके देख सकते हैं। यहाँ पे C का मतलब है कि हमारे पास करंट डायरेक्टरी अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं वो C ड्राइव है। हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है डॉस कमांड की वो है cd। ये इस्तेमाल की जाती है किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। आप एक ड्राइव से एक डायरेक्टरी में, क्योंकि हमारे पास फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है डॉस में, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में यानी एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में या एक ड्राइव से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए आपको cd की कमांड यूज़ की जाती है। cd की कमांड को यूज़ करने के लिए आप डॉस को रन से cmd लिखकर ओपन करेंगे। वहाँ पे आप मिसाल के तौर पे आपने देखा हुआ है C लिखा हुआ है, इसके साथ ही यहाँ पे इस आइकन के मतलब इस सिंबल के बाद हमने लिख दिया cd और यूज़र्स हमारे पास वो डायरेक्टरी है जो कि C में मौजूद है, वो फोल्डर है जो कि C ड्राइव में मौजूद है। तो हम C से इस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं, तो cd यूज़र्स लिखा, उसने चेंज कर दी डायरेक्टरी यूज़र्स, C के अंदर यूज़र्स, और वो सिंबल यहाँ आ गया। फिर उसके बाद हमने dir जो कि हमने पीछे पढ़ा भी है, इंटर किया, तो हमारे पास मुख्तलिफ डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन जो कि यूज़र्स के एक डायरेक्टरी में मौजूद हैं उसकी इंफॉर्मेशन आ गई।
इसी तरह हमारे पास बहुत सारी मज़ीद भी कमांड्स हैं जिसमें हमारे पास कॉपी की कमांड है कि एक फ़ाइल फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कैसे किया जाता है। इसी तरह डेल की है जो कि डिलीट करने के लिए, किसी फ़ाइल को डिलीट करने के लिए। इसी तरह फॉर्मेट की है जो किसी डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ की है। ये बहुत सारी कमांड्स डॉस की मौजूद हैं। इसके अलावा भी कई सैकड़ों कमांड्स मौजूद हैं जो किसी यूज़र्स को डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए मेमोराइज़ करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा ही ड्राबैक है इसके नस्बत GUI मोड में विंडोज़ मौजूद होता है जो कि सिंपल क्लिकिंग से आपके लिए इसका यूज़ करना आसान बना है। यहाँ तक हमने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 में जो कवर किया उसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसके बाद हमने इसके टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो टास्क पढ़े, और फिर उसके बाद हमने इसके डिफरेंट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े जिसमें हमने GUI मोड के विंडोज़, मैक, यूनिक्स पढ़े, CLI मोड का CD कमांड्स पढ़ी, डॉस की, और इसी तरह dir कमांड पढ़ी, और इसके साथ साथ यूनिक्स जो कि CLI मोड और GUI मोड दोनों में यूज़ किया जाता है